इस वक्त बड़ी खबर शाहजहांपुर से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन और ट्रक की टक्कर हुई और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। सिग्नल तोड़ती हुई आगे निकली थी ट्रेन। थाना कटरा के हुलासनगर रेलवे फाटक की यह घटना है, जहां पर सिग्नल को तोड़ते हुए ट्रेन आगे निकली और उस वक्त ट्रैक पार कर रहे ट्रक से टक्कर हो जाती है। दीप श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीप, इस हादसे के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, मैं अपडेट बताना चाहूंगा दर्शकों को कि इस समय जो घटना हुई थी, बताया जा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग पर 3 मिनट पहले जो रेलवे फाटक कर्मचारी है उसको सूचना मिली कि गाड़ी आ रही है और चंडीगढ़, लखनऊ से चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन थी और उसी समय जो रेलवे क्रॉसिंग खुली हुई थी उस समय ट्रक और डीसीएम और बाइक तीनों ये टकराए हैं और ये जो मरने वाली संख्या 5 पहुंच चुकी है। और ये बताया जा रहा है कि जो मृतक हैं वो डीसीएम में ज्यादा थे, एक ही परिवार के लोग थे। जो ट्रक था वो पंजाब का था और उसकी चालक की पहचान की जा रही है। कुल मिलाकर जो प्रशासनिक अधिकारी है मौके पर पहुंचे हुए हैं, रेस्क्यू का काम चल रहा है। रेलवे ट्रैक को साफ किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये जो दीप, ये लापरवाही किसकी नजर आ रही है, क्योंकि सिग्नल तोड़ती हुई ट्रेन आगे निकली है? जी, लापरवाही जो है दोनों कर्मचारियों की बताई जा रही है। या तो जो रेलवे फाटक का कर्मचारी था उसने रेल फाटक नहीं बंद कर पाया, और या जो रेल कर्मचारी है, ये जो ड्राइवर है ट्रेन का, उसने जो है इस तरह से घटना को नहीं देखा और वो सामने से जी दीप, जो मृतक हैं, मृतक वो सभी एक ही परिवार के आप बता रहे हैं। क्या ये मृतक वो हैं जो ट्रक में सवार थे या फिर आप बता रहे हैं एक बाइक भी टकराई है? देखिए, बाइक सवार उसकी भी मौत हुई है। जो डीसीएम में बैठे थे 4 लोग, उनकी मौत हुई है और जो चालक है ट्रक उसकी भी मौत हुई है। तो कुल मिलाकर बड़ा हादसा हुआ है। एक दर्दनाक हादसा, बड़ा हादसा, बड़ी लापरवाही, 5 लोगों की जान चली गई। मृतकों का आंकड़ा अब बढ़ चुका है। जो 4 लोग ट्रक में थे उनकी मौत हुई है मौके पर और एक बाइक सवार, उसकी भी इस हादसे में जान चली गई। धन्यवाद दीप इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो लापरवाही साफ साफ वहां पर गेटमैन की नजर आ रही है, जो सही समय पर फाटक बंद नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यहां पर बड़ा हादसा। और बड़ी खबर दिल्ली से, एके वालिया का निधन हो गया है। कोरोना की वजह से निधन हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे एके वालिया। शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री भी रहे और कांग्रेस, खासकर दिल्ली कांग्रेस की बुलंद आवाज हमेशा रहे एके वालिया। उनका निधन हो गया है। कोरोना की वजह से ही निधन हुआ है वरिष्ठ कांग्रेस नेता एके वालिया का। बड़ी खबर हरदोई से भी, जहां पर कोविड अस्पताल की पोल खुली है। अस्पताल के अंदर का जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हॉस्पिटल के अंदर जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। मरीजों ने लापरवाही का भी आरोप हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर लगाया है। 37 मरीजों का यहां पर इलाज चल रहा है, लेकिन मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। ऑक्सीजन की भी किल्लत बताई जा रही है। गंदगी का अंबार भी हर तरफ नजर आ रहा है। हालांकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने सफाई भी दी है। हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि यहां पर काम बहुत ज्यादा है और जिस वजह से मरीज बार बार आ रहे हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, इस वजह से ही थोड़ी बहुत इधर उधर जो सामान है वो बिखरी हुई है। जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सामान ले जाने के लिए, वो आएंगे और लेकर जाएंगे। लेकिन इस हॉस्पिटल के वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ काम का ओवरलोड नहीं, बल्कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की अव्यवस्था ही है जो इन तस्वीरों में दिख रही है। अंदर से जो वीडियो दिख रहे हैं वो गंदगी के पैकेट्स हैं जो अंदर से साफ करके गैलरी में रखे गए हैं। उसके बाद ये पैकेट्स उठ करके वहाँ जाते हैं जहाँ डिसइंफेक्शन होता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है। वो एजेंसी ले जाती है, वो समय पे आती है, गाड़ी से लेके चली जाती है। वहाँ एक आदमी लेटा हुआ है जो हमारे यहाँ का ही एक बुजुर्ग था, वो थोड़ा सा थक गया था तो लेट गया। इधर कोरोना के कारण पूरे देश के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार देखने को मिल रही हैं और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जब हम ऑक्सीजन में ही सांस लेते हैं, पर्यावरण में भी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, तो फिर आखिर मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही? इस रिपोर्ट को समझिए, देखिए कि आखिर मेडिकल ऑक्सीजन है क्या और किस तरह से तैयार की जाती है।
कोरोना महामारी से इस वक्त पूरे देश का मेडिकल सिस्टम जूझ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या मेडिकल ऑक्सीजन की है। कई अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के कारण स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये मेडिकल ऑक्सीजन क्या है और कैसे तैयार होती है। ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम चंदौली के दीनदयाल नगर में प्राकृतिक हवा से तैयार किए जा रहे मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट पहुंची। यहाँ के टेक्निकल मैनेजर के मुताबिक इस प्लांट में हवा से ऑक्सीजन को अलग कर मेडिकल ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। यहाँ के टेक्निकल मैनेजर के मुताबिक इस प्लांट में हवा से ऑक्सीजन को अलग कर मेडिकल ऑक्सीजन तैयार की जाती है। तो कि आप ये बताएं कि कैसे यहाँ पर ऑक्सीजन बनती है? सर हमारे यहाँ जो है किसी रॉ मटेरियल द्वारा नहीं बनती। हम एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक एयर को कैच करके मेरे यहाँ कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस करते हैं, जो फिल्टर से लगा कर हम ले जाते हैं। और मेरा स्टेज 4th स्टेज से है। फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ से होते हुए हम अपने एयर को आगे बढ़ाते हुए कूलिंग टावर में ले जाते हैं, जिसका फंक्शन है एयर को चिल्ड करना, ठंडा करना। उसके बाद हम एयर को आगे बढ़ाकर मास्टर सेपरेटर में ले जाते हैं, जहाँ की हवा में जो मास्टर बचा हो उसको हम ऑब्जर्व करके वहाँ ड्रेन वाल्व द्वारा आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। फिर अब हम अपने एयर को आगे ले जाते हुए नाइट्रोजन कूलर में ले जाते हैं, जिसका फंक्शन है कि हम अपने एयर के टेम्परेचर को माइनस में ले जाते हैं। वही प्रक्रिया लाइन द्वारा आगे बढ़ाकर हमारे यहाँ एक ड्रायर लगा हुआ है, जिसका फंक्शन है कि CO2 को ऑब्जर्व कर लेना। दरअसल जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। इस ऑक्सीजन को प्लांट में एयर सेपरेशन की तकनीक से हवा से अलग कर सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। इसलिए हम CO2 को ऑब्जर्व करके बाहर निकाल देते हैं। बाकी हम एयर को अपने कॉलम के अंदर ले जाते हैं, जहां उसको -183 तक चिल्ड करते हैं, क्योंकि यह लिक्विडिफिकेशन ऑक्सीजन का है। जब वो उतना चिल्ड हो जाता है तो लिक्विड रूप में हो जाता है। हम लिक्विड को अपने कंडेंसर में स्टोर करते हैं। जब वो स्टोर हो जाता है तो मेरे गैस द्वारा मालूम हो जाता है कि स्टोर पूरा हो गया है, और वहाँ से हम लैक्स पंप लगा हुआ है जो कि कंप्रेस करते हैं, जो लिक्विड जो है गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वहीं से हम लाइन द्वारा गैस जो है अपने फिलिंग स्टेशन में भेजते हैं, जहाँ की 2 वाल्व लगे हुए हैं। 21 की फिलिंग है, एक तरफ हो जाता है तो दूसरे तरफ बंद करके दूसरे तरफ हम खोलते हैं। यही प्रक्रिया हमारे यहाँ अनवरत चलती रहती है। कई चरणों से गुजरने के बाद इस प्लांट में प्राकृतिक हवा से ऑक्सीजन को अलग कर टैंकर में भरकर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, जिसे अस्पताल में मरीजों तक पहुंच रहे पाइप से जोड़ दिया जाता है। हालांकि हर अस्पताल में ये सुविधा नहीं होती। ऐसे में मेडिकल ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरकर सीधे मरीज के बेड तक पहुंचाया जाता है। ये जो प्लांट है आपको बता दें इंडियन एयर गैसेज का, इनका 600 से 700 सिलेंडर डेली के उत्पादन की क्षमता है, और पूरी ताकत से ये लोग यहाँ ऑक्सीजन बना रहे हैं। और कोविड-19 के जो नियम बनाए हैं शासन प्रशासन से, उसके थ्रू तमाम हॉस्पिटल्स और पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही यहाँ से ये सिलेंडर सप्लाई हो रहे हैं। तो हम ये आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन कैसे बनती है और कैसे जो जीवन रक्षक ये गैस है वो कैसे लोगों तक पहुँच रही है। ये पूरी प्रक्रिया हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चंदौली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गोस्वामी। और कोरोना पर एक्शन में है यूपी सरकार। यूपी पहुंचेगी दवाओं और ऑक्सीजन की एक बड़ी खेप। बोकारो से यूपी पहुंचेगी मेडिकल ऑक्सीजन की एक खेप। ट्रेन से लखनऊ पहुंचेंगे ऑक्सीजन के टैंकर। रेमडेसिविर के 10,000 डोज भी आज उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है। सीएम योगी के निर्देश पर तेजी से काम चल रहा है, और यही निर्देश सीएम योगी का अधिकारियों को कि कहीं पर भी ऑक्सीजन या फिर रेमडेसिविर और दूसरी दवाइयों की कमी ना हो, जिसकी शिकायतें जगह जगह से देखने को मिल रही है। कल लखनऊ के भी एक हॉस्पिटल ने एक बोर्ड टांग दिया कि उनके पास अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई थी। जिसके बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत यहां पर ऑर्डर दिया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, मेडिकल ऑक्सीजन की खासकर। और बोकारो से एक बड़ी खेप मेडिकल ऑक्सीजन की आज पहुंचेगी लखनऊ। रेमडेसिविर की भी 10,000 डोज मंगाई गई है। इससे पहले रेमडेसिविर की 2 बड़ी खेप मंगाई गई थी। गुजरात के अहमदाबाद से पहली बार में 25,000 की डोज मंगाई गई थी, दूसरी बार 2 लाख इंजेक्शन मंगाए गए थे, और अब फिर 10,000 डोज आज उत्तर प्रदेश पहुंचेगी।
इधर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हैं। दिनेश शर्मा ने खुद ही ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी और मेरी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट वो पॉजिटिव आई है, जिसके बाद हमने खुद को होम आइसोलेट किया हुआ है। चिकित्सकों के परामर्श का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और उन्होंने सभी से आग्रह भी किया है कि जो लोग बीते दिनों मेरे संपर्क में आए वो भी अपनी जांच करवा लें, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। और अब बात पंचायत चुनाव की। दूसरे चरण में हुए मतदान के 8 जिलों यानी कि 39 बूथों पर फिर से होगा मतदान। ये सभी पुनर्मतदान 29 अप्रैल को होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया और बताया कि दूसरे चरण में प्रतापगढ़ के 21 बूथ और आजमगढ़ और वाराणसी के 5-5 बूथों पर, साथ ही अमरोहा, एटा, लखीमपुर खीरी के 2-2 बूथों पर और चित्रकूट और सुल्तानपुर में 1-1 बूथों पर पुनर्मतदान होंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों में 19 अप्रैल को मतदान हुए थे, लेकिन इन जगहों पर कहीं ईवीएम में खराबी की बात आई थी, माफ कीजिएगा, कहीं पर बैलेट बॉक्स में गड़बड़ी की बात आई थी, कहीं बूथ कैप्चरिंग, कहीं पर हंगामा, जिसके बाद फैसले लिए गए कि इन बूथों पर दोबारा से मतदान होगा 29 अप्रैल को। कुल 39 बूथ है जहां पर फिर से मतदान होगा 8 जिलों के। पीलीभीत की बात करें, पीलीभीत में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं। जिले के कप्तान ने फ्लैग मार्च कर लोगों को शांतिपूर्वक पंचायती चुनाव में मतदान के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। साथ ही लोगों से सुरक्षा की भावना जगाने का भी काम किया। 26 तारीख को जनपद पीलीभीत में ग्राम पंचायत का चुनाव होना है। त्रिस्तरीय चुनाव आयोजित किया जाना है। ये फ्लैग मार्च के थ्रू जो भी वोटर्स है उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि बिना भय के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी के दबाव में आए अपने वोटिंग राइट का ये प्रयोग करें और अपनी इच्छा से अपने जनप्रतिनिधि को चुनें। पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा, बूथ कैप्चरिंग ये एक बड़ी समस्या होती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बलरामपुर प्रशासन अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने वाले शातिर लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। अब तक जिले में 36 अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। सैकड़ों लोगों पर नजर प्रशासन की बनी हुई है। बलरामपुर में 26 अप्रैल को तीसरे चरण में मतदान होना है और इसी को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी संवेदनशील बूथों का दौरा कर रहे हैं। निर्वाचन कार्य को सकुशल और शांतिपूर्ण, निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है और इस दौरान 36 जो ऐसे व्यक्ति हैं जो गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और उन्हें जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं। इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। सोर्सेज से फीडबैक लिया जा रहा है कि वो सुनिश्चित करें कि वो जिले के बाहर ही रहे।